दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ यंग अडल्ट्स अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी हॉस्पिटल में मनाने आते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उसी रात एक खतरनाक सीरियल किलर जैकब गुडनाइट की लाश भी उसी हॉस्पिटल में लाई जाती है। जैकब की मौत के बाद जब उसे मॉर्ग में रखा जाता है, तब वो फिर से जिंदा हो जाता है और अपने खौफनाक इरादों के साथ सभी को मारना शुरू कर देता है। हर किसी को अपनी जान का खौफ होता है और वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकब, जो एक बेहिसाब और रूथलेस किलर है, उन्हें ढूंढकर एक एक करके मार डालता है। कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क तरीके से अस्पताल के एक मॉर्ग से, जहां पर हम एमी को देखते हैं जो अस्पताल में नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाली होती है, क्योंकि आज उसकी बर्थडे है, जबकि सेथ और उनके बॉस होल्डन ग्रेवयार्ड शिफ्ट पर काम कर रहे होते हैं। जब एमी अपने दोस्तों से मिलने के लिए बार में जाने वाली होती है अपनी बर्थडे मनाने के लिए, तभी होल्डन को कॉल आता है और ये खबर मिलती है कि कई लाशें मॉर्ग भेजी जा रही हैं, जो कि जैकब गुडनाइट ने ब्लैक होटल में मर्डर करके सबको मार डाली थी। एमी अपने प्लान्स कैंसिल कर देती है और अपनी दोस्त तमारा को वॉइसमेल छोड़ती है और बताती है कि वह उनसे नहीं मिल पाएगी। फिर वो ऑफिस में लौटकर अपना फोन बॉस को दे देती है और अपने सहकर्मियों की मदद करने का फैसला करती है। एमी और सेथ लाशों को प्रोसेस करते हैं, जिनमें जैकब गुडनाइट की लाश भी शामिल होती है। जैकब गुडनाइट, जो पहले फिल्म में एक रूथलेस सीरियल किलर था, लाश को एलिवेटर में ट्रांसफर करते वक्त सेथ कुछ गिराता है, जबकि एलिवेटर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और एमी को अकेला छोड़ देता है। जब एमी फ्लोर तक पहुंचती है, वह सोचती है कि सेथ कहाँ गया है, जो स्टेयर्स लेने का कह चुका था। अचानक सेथ नई जगह से दिखाई देता है और एमी को डराता है। वेइंग रूम में वो लाश का वजन 145 किलोग्राम और ऊंचाई 2 मीटर 13 सेंटीमीटर पता करते हैं। एमी जब करीब से देखती है तो लाश के मुंह से गर्गलिंग साउंड सुनाई देती है और वह खौफजदा हो जाती है जब लाश खून छोड़ने लगती है, जो एमी के फेस पर लग जाती है। सेथ शांति से उसे एक तौलिया देता है और समझाता है कि हो सकता है कि यह डेथ रैटल हो। सेथ उसे कहता है कि वो ऑफिस चली जाए, जबकि वह काम खत्म करेगा। एमी सेथ को काम खत्म करने के लिए अकेला छोड़ देती है। एमी हॉलवे में चलती है और उसे किसी कमरे से आवाज सुनाई देती है। जब वह कमरे के अंदर जाती है, सामने उसे 4 लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। हैरानी से वह देखती है कि 4 लाशें टेबल से उठती हैं और उसके दोस्त कार्टर, तमारा, कैला और उसका भाई विल सामने आते हैं, जो उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार कर रहे थे। एमी सबको देखकर काफी खुशी महसूस करती है। तभी होल्डन भी ग्रुप में शामिल होता है। एमी हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस होल्डन ने उसके दोस्तों को मॉर्ग में बर्थडे पार्टी रखने की इजाजत दे दी है। सब मिलकर पार्टी का मजा लेते हैं। तभी पार्टी के दौरान विल सेठ को वार्न करता है कि वह एमी से दूर रहे, क्योंकि वह समझता है कि एमी उसे छोड़कर किसी और के लायक है। इस वजह से सेथ पार्टी छोड़कर काम पर वापस चला जाता है। विल एमी को बताता है कि वह इस बात से नफरत करता है कि उसने मेड स्कूल छोड़ दिया और मॉर्ग में काम कर रही है, जो एमी को गुस्सा दिलाता है और एमी समझ जाती है कि उसके भाई ने शायद सेथ का इंसल्ट किया है। वह भी पार्टी छोड़ देती है। इस दौरान तमारा, जो कि मौत और सीरियल किलर्स में दिलचस्पी रखती है, वो हमेशा की तरह क्यूरियस होती है और होल्डन के लैब पर बैठकर उससे ब्लैकवेल होटल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जब वो जान लेती है कि किलर की लाश मॉर्ग्स में है, तो वो एक्साइट हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड कार्टर को कह देती है कि वो उसे देखना चाहती है और तमारा कार्टर के साथ पार्टी छोड़कर जैकब की लाश देखने के लिए जाती है। तमारा और कार्टर खौफ में आ जाते हैं और तमारा को महसूस होता है कि जैकब उनके पीछे है, तो वो चीखती हैं और अंधेरे में जैकब कार्टर को मार डालता है, जबकि टामरा वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जैकब कमरे में अपनी दाईं आंख का बैंडेज हटाती है और उस लम्हे को याद करती है जब किसी ने उसकी आंख में लोहे का सामान डाल दिया था। वो ऑपरेटिंग टेबल से जलती हुई मास्क उठाती है और इसे अपने चेहरे पर लगाती है और कई सर्जिकल टूल्स उठाती है। दूसरी तरफ जब होल्डन अपने ऑफिस में वापस जा रहा होता है, तो वो तमारा की चीखें सुन लेता है और वापस वहां जाता है जहां से वो आवाजें सुन रहा होता है, जबकि एमी भी सबको ढूंढने में लगी होती है। जब वो अपने भाई और कैला को किस करते हुए देखती है, तो वो उसे डांट देती है, तो सब तमारा और कार्टर को ढूंढने में निकल पड़ते हैं। होल्डन, जो बाकी से अलग था, जैकब के हाथ पकड़ लिया जाता है
और वो उसे अपनी जंजीर से खींचती है। होल्डन अपनी पूरी कोशिश करता है भाग जाने की, लेकिन जेकब उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मार डालता है। एमी, विल, केला साथ में वेइंग रूम में पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारा कमरा बिखरा हुआ है। जब वो कार्टर की लाश देखते हैं तो सब काफी डर जाते हैं। तभी जेकब बिल्डिंग की बिजली काट देता है। एमी, विल और केला को समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। विल कहता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन उसकी बहन याद दिलाती है कि उनके सारे फोन होल्डन के ऑफिस के सेफ में लॉक हैं। वो रूम से लाइट और कुछ चाकू उठाकर बाकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेथ जब कमरे में काम कर रहा होता है तो लाइट अचानक ऑफ हो जाती है, तो वो बिजली चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वो बाहर निकलकर देखने लगता है तभी एमी को पास से आवाज आती है। जब वो देखने जाती है तो उसे होल्डन जख्मी पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन एमी उसे बचा नहीं पाती। डर से सब भागने लगते हैं वहाँ से। इस दौरान जब सेथ फ्यूज बॉक्स को चेक करता है तो फ्यूज बॉक्स में एक जोरदार धमाका होता है और सारे फ्यूज जल चुके होते हैं। तभी उसे भी आवाजें सुनाई देती हैं और वो भी आवाज की तहकीकात करने जाता है। जब ग्रुप टमारा को ढूंढने में लगा होता है तभी रास्ते में टमारा उनके साथ टकरा जाती है, जो काफी डरी हुई होती है और बताती है कि जेकब फिर से जिंदा हो गया है। दूसरी तरफ जब सेथ किसी कमरे का दरवाजा खोल रहा होता है तो उससे चाबी जमीन पर गिर जाती है और जब वो ऊपर देखता है तो मास्क पहने हुआ आदमी एक कर्व्ड मछेटे के साथ उसके सामने खड़ा होता है। सेथ डर से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इस वक्त बाकी लोग भी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें दरवाजा लॉक मिलता है। एमी कहती है कि उन्हें सिक्योरिटी की चाहिए होगी दरवाजा खोलने के लिए। तभी सामने से उन्हें सेथ दिखाई देता है। सेथ जल्दी से दरवाजा खोलकर बंद कर देता है, इससे पहले कि वो बता सके कि जेकब इस तरफ है। जैकब का हाथ दरवाजे की कांच से बाहर निकलकर सेठ को पकड़ लेता है। विल सेठ को जैकब से बचा लेता है और सब भागने लगते हैं, मगर जैकब दरवाजा एकदम से तोड़ देता है आसानी से। इस वक्त ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। सेथ और टामिरा एक रास्ते पर चले जाते हैं, जबकि भाई बहन एक कमरे में छुपकर बैठ रहते हैं और केला अकेली रह जाती है। रोते हुए केला बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जेकब वहाँ है। जेकब उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने वाला होता है। तब वो अपने आप को शीशे में देखती है और अपने पुराने यादें याद करने लगती है, जहाँ उसकी माँ उसे कैसे सिखाती है लोगों को मारना और उनकी आंखें निकालना। जेकब को काफी गुस्सा आ जाता है ये सब याद करके और वह केला को जमीन पर फेंक देता है और केला को कुछ वक्त के लिए जिंदगी का एक छोटा सा वक्त मिल जाता है। जब केला जेकब की रुकावट देखकर शुक्रिया गॉड कहती है, केला अपनी चोट की वजह से मार जाती है और जेकब उससे पूछता है, गॉड तुम्हारी मदद क्यों करेगा? फिर वो बाकी ग्रुप के मेंबर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। इस दौरान सेथ टमारा से कहता है कि वो ईस्ट स्टेयरकेस के जरिए भाग सकते हैं, लेकिन उसे एमी को ढूंढने के लिए वहाँ रुकना होगा। बदकिस्मती से जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जेकब ने एग्जिट को बंद करने के लिए जंजीर से दरवाजा बंद किया हुआ है। वो एक कमरे में घुसते हैं और सेथ टमारा को कहता है कि वो एक शेल्फ के पीछे छुप जाए, जबकि वो अपने आप को एक ऑपरेटिंग टेबल के नीचे छुपा लेता है। अचानक किलर एमी और विल वाले कमरे में घुस जाता है और भाई बहन उसे शीशे के पार्टीशन के जरिए देखकर छुप जाते हैं और जेकब सेथ और टमारा के कमरे में चला जाता है। एमी को एहसास होता है कि उनके दोस्त अगले कमरे में खतरे में हैं और वो कहती है कि उन्हें कुछ करना हो। वो शीशे पर मार मार कर जेकब का ध्यान अपने ऊपर खींचती है, लेकिन जब टमारा भागती है तो किलर उसे मछेटे से मार डालता है। एमी टमारा को मारते हुए काफी डिस्ट्रेस में चली जाती है और टमारा की मौत हो जाती है और एमी अपनी दोस्त की मौत देखकर रोने लगती हैं। तभी विल एक ऑफिस चेयर उठाता है और पार्टीशन तोड़कर सेथ को दूसरे कमरे में जल्दी से घुसने का मौका देता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं, जेकब दीवार के अंदर से घुसकर विल को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। एमी अपने भाई को बचाने के लिए भागती है, लेकिन सेथ उसे पकड़कर रोक लेता है। जेकब उनके सामने विल को मारने ही वाला होता है। तब विल अपनी पॉकेट से स्कैल्पेल निकालकर जेकब के कंधे में मारता है, लेकिन जेकब उसका हाथ दबाकर विल के सीने में मार देता है। एमी और सेथ डेस्परेट होकर दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में केला की लाश दरवाजे के सामने चेन से लटकी हुई मिलती है। विल की चीखें उन्हें सुनाई देती हैं और एमी अपने भाई को बचाने का फैसला करती है। जब दोनों नीचे बेसमेंट तक पहुंचते हैं और एक कमरे के अंदर जाते हैं तो उन्हें लाशों के साथ विल बंधा हुआ मिलता है। विल उन्हें कहता है कि वो भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। अचानक एक इलेक्ट्रिक नाइफ उसके सीने में घुस जाती है और जेकब टेबल को पलट देता है, यह दिखाते हुए कि वो उसके नीचे छुपा हुआ था। एमी आखिरकार जेकब से लड़ती है और उसे हथौड़े से मारती है, लेकिन जेकब को कुछ भी नहीं होता है। जब सेथ एमी की मदद करने आती है तब जैकब की इलेक्ट्रिक नाइफ उसके कंधे को लग जाती है।
दोनों वहाँ से भागकर एक खाली कोने में रुककर थोड़ा रेस्ट करते हैं और एमी अपने दोस्त और भाई की मौत पर शर्मिंदा होती है। सेथ उसे तसल्ली देता है और वादा करता है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और वो जिंदा निकलने का रास्ता जरूर ढूंढेंगे। दोनों फिर एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं। जैसे ही जेकब उन्हें पकड़ने के लिए आता है, एमी सही चाबी ढूंढकर दरवाजा खोल देती है और उन्हें कुछ वक्त के लिए सांस लेने का मौका मिलता है। एम्बाल्मिंग रूम में एमी सेथ की चोट के बारे में परेशान होती है, कहकर कि वो कॉटराइजेशन की जरूरत है वरना वो खून बहकर मर जाएगा। सेथ उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए पूछता है कि उसने मेडिकल स्कूल क्यों छोड़ा, जहां वो ये बताती है कि उसने मेडिकल स्कूल इसलिए छोड़ दिया था कि उसे पता चल गया कि मौत से कोई नहीं बच सकता। इस दौरान एमी देखती है कि एक विंडो सीधा ग्राउंड लेवल तक जाती है। एमी विंडो खोलने की कोशिश करती है लेकिन सिर्फ आधा ही खुलता है। सेथ देखकर कहता है कि वो इससे नहीं निकल सकता और उसे कहता है कि वो अपनी कार लेकर मदद के लिए भाग जाए। हालांकि एमी इस फैसले पर आपत्ति करती है, सेथ जिद करता है और कहता है कि यही एक आखिरी ऑप्शन है और फिर एमी मदद के लिए बाहर निकलती है। पार्किंग लॉट में जेकब को देखकर वो फिर से खिड़की के जरिए अंदर चली जाती है और दोनों एक दीवार के साथ खड़े होते हैं, छुपने की कोशिश करते हुए। अचानक एमी को दूसरा एग्जिट याद आता है जो उन्होंने अब तक नहीं ट्राई किया था। वो जल्दी से बिल्डिंग के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां सेथ एमी से पीछे रह जाता है घायल हालत में। वो ज्यादा भाग नहीं पाता और एमी दरवाजा खोलने ही वाली होती है। तब दरवाजे के दूसरे साइड उसके पेट में एक नाइफ लग जाता है। सेथ एमी को मारते हुए काफी इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी जेकब होल से अपना हाथ निकालकर दरवाजा खोलता है और सेथ को मारने आता है, लेकिन सेथ वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को ऑफिस में लॉक कर लेता है और दीवार को मारते हुए रोने लगता है, इस उम्मीद से कि वो किसी को भी नहीं बचा सका। तभी उसे जेकब के आने का एहसास होता है और जेकब दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आता है। तब सेथ चेयर से जेकब को मारता है, जिससे जेकब का हथियार नीचे गिर जाता है। जब सेथ उस हथियार को उठाने ही वाला होता है, तब जेकब अपना पैर सेथ के हाथ पर रख लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है और जोर जोर से दीवारों में मारता है। लेकिन सेथ अपनी जान फिर से बचाकर भाग जाता है। जब वो खिड़की से भागने ही वाली होती है, तब जेकब उसे पीछे से पकड़ लेता है और कमरे के दूसरे कोने में फेंक देता है, जो एम्बाल्मिंग मशीन के बिल्कुल पास होता है। जब जेकब फिर से अपना हथियार उठाता है, तब सेथ उसके टॉर्सो में एक नीडल डालकर पंप ऑन कर देता है। जल्दी ही किलर का जिस्म काम करते हुए कन्वल्स करने लग जाता है और खून और ब्लू एम्बाल्मिंग फ्लूइड उसकी आंखों से निकलने लगते हैं और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में गम में डूबा हुआ सेथ एमी की लाश के पास लौट कर आता है, उसकी आंखें बंद करता है। दर्द और टूटे दिल के साथ वह बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चल पड़ता है। जब वह हॉस्पिटल के गेट के पास पहुँचता है, तो गाड़ी से उतरकर वह लैच को हटाता है और बैरियर को साइड करने लगता है। लेकिन अचानक उसकी नजर अपनी गाड़ी के बैक सीट पर जाती है, जहां का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, जेकब अचानक उसके सामने आ जाता है, उसके सिर को पकड़ लेता है और अपनी उंगलियों से सेथ की आंखों के सॉकेट्स में डाल देता है। सेथ दर्द और खौफ से चीखता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।